हेलो दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं राजेंद्र कुमार शास्त्री जी की लिखी हुई एक अनोखी प्रेम कहानी का 29वां भाग। अगर आपने इस कहानी के पहले के 28 भाग नहीं देखे तो उनका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, आप वहां जाकर देख सकते हैं। तो चलिए आगे की कहानी शुरू करते हैं। रुद्र उसे बेडरूम में ले गया और उसके बाद उसने झट से उसे बिस्तर पर पटका। अदिति की इस दौरान सांसें तेज हो गई थी। वो उसके ऊपर झुका, तभी अदिति ने आंखें बंद कर ली। उसका दिल तेजी से धड़कता हुआ रुद्र को भी साफ सुनाई दे रहा था, मानो रुद्र उसको कुछ कर देगा। इस वजह से वो डर रही थी, लेकिन रुद्र ने अगले ही पल उसके माथे पर किस किया और उसके बाद उसने उसे उसकी टोपी पहना दी। खड़ी हो जाओ, वो हंसते हुए बोला। आप ना बहुत बुरे हो, मैं नहीं छोड़ने वाली अब आपको, अदिति झुंझलाकर बोली और उसके बाद उसकी तरफ लपकी। तभी रुद्र पीछे हटकर बाहर भागा। देखा, मैंने कहा ना मैं नहीं छोड़ने वाली। ये अदिति उसके पीछे भागने लगी तो वहीं रुद्र उसे चिढ़ा रहा था। बकवास ना करो आप ना, वो ठुनठुनाई और उसके बाद उछल कर उसने उसे पीछे से पकड़ लिया। अगले ही पल वो रुद्र की पीठ पर चढ़ गई। अरे उतरो, कितनी भारी हो गई हो तुम, अभी तो और होना है मुझे, वो हंसते हुए बोली और उसके बाद रुद्र के गले पर किस करने लगी। ई गुदगुदी हो रही है, बदमाशी ना करो, मैं तो करूंगी। उसने इतना कहा और उसके बाद आहिस्ता से उसने रुद्र के कान को अपने दांतों के बीच लिया और जोर से कट कर दिया। आउच, वो चीखा। पागल हो गई हो क्या तू, रुद्र ने अपने कान को रगड़ते हुए कहा। ज्यादा नौटंकी की तो वो भी खा जाऊंगी। तुम ना पागल हो, सच्ची में दर्द कर रहा है कान। रुद्र को सच में दर्द हो रहा है। अच्छा सॉरी ना, मैं किस कर लेती हूँ, फिर सब ठीक हो जाएगा। अदिति ने इतना कहा और उसके बाद उसने उसे गले से लगा लिया। उसने प्यार से अपने कदम उसके कदमों पर रखे और उसके बाद उसने उसके कान पर किस करते हुए कहा, सॉरी। ओके, रुद्र हल्का सा मुस्कुराया। ये था कि तभी अदिति ने फिर से उसकी कान को जल्दी से अपने दांतों के बीच लिया और काट कर भाग गई। ये रुक, अब तो मैं तुम्हें पक्का नहीं छोड़ने वाला। ये रुद्र की आंखों में आंसू झलक पड़े थे, क्योंकि इस बार उसने ज्यादा जोर से काटा था। मजा आया? सच कहूँ तो आपका कान बहुत टेस्टी है बेबी। बकवास करने की जरूरत नहीं है, आई समझ। मैं आज नहीं छोड़ने वाला तुम्हें अब। मैं बताऊंगा अब मैं कहाँ कहाँ काटता हूँ तुम्हें। रुद्र ने उसके लिप्स पर अपनी नजरों को गड़ाते हुए कहा और उसके बाद उसके पीछे दौड़ा। तो वहीं अदिति उसके आगे आगे इधर उधर भागने लगी। इधर जहाँ रुद्र और अदिति की जिंदगी में सब कुछ ठीक हो चुका था, वे एक दूसरे के साथ बेहद खुश थे। वहीं दूसरी तरफ रूबल अपने रूम में उदास बैठी हुई थी। उसके हाथ में कान्हा जी की छोटी मूर्ति थी, जिसकी तरफ देखकर वो रोने लगी थी। वो एक पल के लिए उस मूर्ति को देखती है और उसके बाद उसे सीने से लगाकर रोने लगी। हे कान्हा जी, क्या किसी से प्रेम करना इतना तकलीफदेह हो सकता है? उसने रोते हुए कहा, मानो वो कान्हा जी के सामने बैठकर बातें कर रही हो और उनसे सवाल कर रही हो। इस दौरान उसके दिमाग में वही पल बार बार घूम रहा था जब उसके पास उसकी माँ का कॉल आया था। हेलो रूबी। रूबल ने जैसे ही अपनी माँ का कॉल रिसीव किया, सामने से उसे उनकी आवाज़ सुनाई दी। हाँ माँ बोलिए। वो कैसी है तू? मैं तो एकदम ठीक हूँ, उसने मुस्कुराकर जवाब दिया। अच्छा, फिर तो बढ़िया है। सर्दियाँ बढ़ रही है तो अपना ख्याल रखना। जी माँ। वैसे मुझे पता है मैं तुम्हें कुछ बोलूँगी तो तुम नाराज हो जाओगी, लेकिन बेटा अब उम्र हो चुकी है। मतलब माँ? मेरा मतलब समझ आ जाएगा बेटा। एक बार जाकर तुम व्हाट्सएप खोलो। जी, रूबल इतना बोली और उसके बाद उसने जब व्हाट्सएप खोला तो उसे पता चला उसकी माँ ने उसके ही उम्र के एक लड़के की तस्वीर उसे भेजी है, जिसे देखते ही उसे सब समझ आ गया था कि उसकी माँ उससे क्या कहना चाहती है। यही वजह थी कि वो एकदम चुप थी। हालांकि उस तस्वीर को देखकर उसकी आंखों से आंसू जरूर टपक पड़े थे, क्योंकि उसे उस पल रुद्र की याद आ गई थी। रूबी। हाँ माँ, वो बेटा तुम्हारी अब शादी की उम्र हो चुकी है। अगर अभी शादी नहीं की तो बाद में तेरी उम्र के लड़के मिलना मुश्किल हो जाएंगे। मुझे पता है तू अब मना भी करेगी, लेकिन तू मना कर क्यों रही है ये मुझे आज तक पता नहीं चला है। लेकिन बेटा इतना जान लो तुम, वक्त किसी के लिए इंतजार नहीं करता है। ये लड़का बहुत अच्छा है, हमारी ही जानकारी में है।
ये हाल ही में हिमाचल पुलिस में सब इंस्पेक्टर बना है। उसके घर वालों ने चलकर तुम्हारा हाथ मांगा है। बोले आपकी बेटी केवल दिखने में ही अच्छी नहीं है, बल्कि बहुत समझदार भी है। टॉप के बिजनेसमैन रुद्र का घर संभालती है। ऊपर से इतनी कम उम्र में इतना अच्छा घर बनवा लिया, अच्छी जमीन है, भाई को पढ़ा रही है। हमें ऐसी ही एक जिम्मेदार, सुशील और संस्कारी बहू की जरूरत थी। लड़के को भी तू पसंद आ गई थी, बस तेरी हाँ करने की जरूरत है। उसकी माँ ने उसे प्यार से समझाया, पर माँ मैं कैसे बताऊँ आपको, मैं शादी नहीं कर सकती हूँ, मेरा मन नहीं करता ये सब करने का, उसने रूंधे हुए गले से कहा। क्या तेरा दिमाग खराब है क्या? आखिर क्यों नहीं करना चाहती तू शादी? रिश्तेदार कब से कह रहे हैं कि रूबी की शादी कब करोगे? इतनी सुंदर लड़की है, समझदार भी है। कितने सारे रिश्ते मना कर चुकी हूँ बेटा, लेकिन इस बार नहीं। लड़का सरकारी जॉब वाला है। बोल रहे हैं अगर तुम दिल्ली रहकर काम भी करना चाहती हो तो लड़के को कोई दिक्कत नहीं है। फिर क्या दिक्कत हो गई है तुम्हें? उसकी माँ ने खिंचते हुए कहा। देखो माँ, मैंने आपको पहले भी कहा था कि मैं शादी नहीं कर सकती हूँ। मैं नहीं करना चाहती कोई शादी वादी, तो फिर क्या तू जिंदगी भर कुंवारी रहेगी? बेटा ये सही नहीं है, लोग क्या कहेंगे? रिश्तेदार तो फिर बातें बनाएंगे। उसकी माँ ने उदास होकर कहा। मैं जिंदगी रिश्तेदारों के लिए नहीं जीती माँ, मैं अपने लिए जीती हूँ। मुझे मेरी जिंदगी में क्या चाहिए ये मैं डिसाइड करूँगी, ना कि मेरे रिश्तेदार। आप फालतू का भाषण ना दो, मैं कोई शादी वादी नहीं करना चाहती। पर बेटा ऐसा हुआ क्या है जो तू शादी नहीं करना चाहती? उसकी माँ ने दुखी होकर पूछा। कुछ भी तो नहीं हुआ है माँ, सब बढ़िया है। आप ज़्यादा ना सोचो, लेकिन हाँ मुझे लगता है मुझे शादी नहीं करनी चाहिए। मैं खुश नहीं रह पाऊंगी। ये सब बोलते बोलते उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। अरे ये क्या बात हुई? बेटा वो लड़का बहुत अच्छा है, तुम्हें एक रानी की तरह रखेगा। मेरे ऐसे कोई ख्वाब नहीं है माँ, मैं रानी या महारानी की तरह नहीं रहना चाहती। पहले मैं एक ऐसे साथी के सपने देखा करती थी जिससे मैं बेहद प्यार करूं और वो भी मुझे बहुत प्यार करे। मगर धीरे धीरे एहसास होने लगा कि हर किसी की जिंदगी में मोहब्बत नहीं लिखी होती है। किसी की जिंदगी में मोहब्बत लिखी होती है तो फिर वो अधूरी होती है। ऐसे में अब मेरे से ऐसे कोई ख्वाब नहीं है। मैं बस जिंदगी भर अब कान्हा जी को अपने पास रखकर ही जिंदगी जीना चाहती हूँ। ये क्या बात हुई बेटा? आखिर इतनी टूटे मन से बात क्यों कर रही है तू? तुम्हारे साथ कुछ हुआ है क्या? उसकी माँ ने दुखी होकर कहा। कुछ नहीं हुआ है माँ, तुम मेरी फिक्र ना करो, सब ठीक है। तुम बस अपना ख्याल रखना, मैं फोन रख रही हूँ। एक बार फिर सोच लो बेटा, समाज दुनिया क्या बोलेगी तुम्हारे बारे में? उसकी माँ ने उसे समझाने की कोशिश की। मैंने आपको पहले भी कहा था कि माँ, मैं जिंदगी समाज या दुनिया के लिए नहीं जीती हूँ, मैं जिंदगी अपने लिए जीती हूँ। मुझे क्या करना चाहिए ये मुझे अच्छे से पता है। सो प्लीज मुझे ये सब ना बोलो। मैं अभी जा रही हूँ माँ, आप अपना ख्याल रखना। इस ख्याल का ही तो डर लगता है बेटा कि कहीं तुम्हारी माँ को कुछ हो गया तो, इसीलिए तो मैं पहले तुम्हारी शादी करना चाहती हूँ। हाँ, ताकि फिर छोटे अकेला पड़ जाए। मैं उसकी बड़ी बहन से ज़्यादा उसका बड़ा भाई और बाप हूँ माँ। मैं उसको कामयाब होता हुआ देखना चाहती हूँ। मैं ऐसे शादी करके अपनी जिम्मेदारियों से मुंह नहीं मोड़ सकती हूँ। रही बात शादी की तो वो मैं नहीं कर सकती। सो प्लीज आप इस लड़के के माँ बाप से कह दीजिए कि वो कोई और सुशील, सुंदर और समझदार लड़की ढूंढ ले। उसने आगे बड़ी मुश्किल से कहा और उसके बाद कॉल कट कर दिया और फूट फूट कर रोने लगी। उस फ़ोन के आने के बाद से ही वो काफ़ी ज़्यादा परेशान थी, उसे खुद नहीं मालूम था कि वो क्या करे। वो अब भी कान्हा जी की मूर्ति को अपने सीने से लगाकर रो रही थी। आखिर मैं क्या करूँ कान्हा जी, आप ही बताओ। कैसे मैं माँ को बता दूँ कि मैं तो छोटे मालिक से प्यार करती हूँ। एक ऐसा एक तरफ़ा प्यार जो कब हुआ मुझे खुद भी पता नहीं चला। और अब मैं छोटे मालिक के अलावा किसी और को उस जगह पर रख ही नहीं सकती हूँ। मैं नहीं चाहती छोटे मालिक और मालकिन का रिश्ता टूटे। वो ऐसे ही कायम रहे। मैं तो वैसे भी प्यार करती हूँ उनसे, और प्यार का मतलब ये तो कतई नहीं होता ना कि जिससे हम प्यार करें वो हमें मिले ही। वो अपनी ज़िंदगी में खुश रहे, मैं तो यही चाहती हूँ। आखिर सच्चा प्यार तो यही है ना। लेकिन अगर मुझे वो नहीं मिले तो इसका मतलब ये तो नहीं है ना मैं किसी और से शादी कर लूँ। नहीं, मैं आगे नहीं बढ़ सकती हूँ। मैं छोटे मालिक से बहुत मोहब्बत करती हूँ और उनकी जगह अब किसी और को नहीं दे सकती।
मैं ज़िंदगी भर कान्हा जी से प्रार्थना करती रहूँगी कि छोटे मालिक और मालकिन के बीच सब सही रहे। मैं आपको अपने साथ रखूँगी कान्हा जी, फिर मुझे किसी और की ज़रूरत ही क्या है। वो इतना बोलते-बोलते एक बार फिर रोने लगी। हालाँकि वो जानती थी कि उसके रोने से अब कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। उसे रुद्र से गहरा प्यार हो चुका था और अब वो उसके प्यार को चाहकर भी नहीं भुला सकती थी। ये बात अब उसे भी समझ आ गई थी। ओके अक्की, यू शुड फॉलो दिस स्टेप्स। बाकी मैं अविनाश से बात कर लूँगी। आई होप अब वो ज्वाइन कर सकेंगे। अदिति ने अक्षरा से कहा। वो अपनी कंपनी के एम्प्लॉयज के साथ ऑनलाइन मीटिंग कर रही थी, तो वहीं दूसरी तरफ रुद्र शाम के वक्त बाहर लॉन में टहल रहा था। उसके चेहरे पर इस दौरान मुस्कुराहट थी। अदिति ने रुद्र को पहले ही सख्त हिदायत दी थी कि वो मीटिंग में नहीं आएगा। तभी अक्षरा बोली, ओके मैम, आपके द्वारा बताई गई बातों को हम सब अच्छे से फॉलो करेंगे। यू डोंट वरी। अक्षरा ने मुस्कुराकर कहा। थैंक यू। मैं आप सबको बहुत बड़ा वाला थैंक यू बोलना चाहती हूँ, जो हम दोनों की अब्सेंस में भी कंपनी को अच्छे से मैनेज किए हुए हो। पीहू आल्सो थैंक यू सो मच, जो आप बहुत अच्छे से काम कर रही है। अदिति ने मुस्कुराकर सबको थैंक यू कहा। वी आर वेरी हैप्पी मैम कि अब सब सही हो गया है। वैसे क्या आप रुद्र से कुछ देर के लिए बात करवा सकती है? पीहू बोली, अभी तो पॉसिबल नहीं होगा। अगर मैंने आप सबसे उनकी बात करवाई तो फिर से यही सब सोचने में बिजी हो जाएंगे, जो कि मैं नहीं चाहती। उनके माइंड को रेस्ट मिलना ज़रूरी है। वो मुस्कुराकर बोली, ओके मैम, पर क्या हम देख सकते हैं उन्हें? ऑफिस का एक लड़का बोला। श्योर, ये कर सकती हूँ। अदिति इतना बोली और उसके बाद उसने अपने फ़ोन को उठाया और वो बाहर आ गई। दिस इज आवर ब्यूटीफुल हाउस। हमारा तो नहीं है, लेकिन फिर भी हम जब तक यहाँ हैं तब तक तो हमारा ही है ना? वो हंसते हुए बोली। हाँ मैम, बिल्कुल सही कहा। इट्स रियली ब्यूटीफुल। अक्षरा बोली। इस दौरान अदिति बात करते करते बाहर आ चुकी थी, मगर उसे रुद्र वहां नजर नहीं आया। आप कहाँ है? उसने रुद्र को आवाज दी। इस दौरान वो घर से बाहर आ चुकी थी। अदिति ने बैक कैमरा ऑन कर रखा था। तभी उसे घर के बाहर के ग्राउंड में हो हल्ला सुनाई दे रहा था। मौसम काफी सुहावना था, इसलिए वहां पर बच्चे फुटबॉल खेल रहे थे। उसने मेन डोर को ओपन किया। वे सब वहां का नजारा देखकर काफी खुश हो रहे थे। वाओ, व्हाट ए ब्यूटीफुल व्यू। मैम, लग रहा है आप दोनों ने हनीमून मनाने का अच्छा खासा प्लान बना लिया है। अक्षरा हंसते हुए बोली, अक्की यू, चलो देखो महर्षि जी क्या कर रहे हैं। वो बाहर गई तो उसने देखा उस पल रुद्र कुछ बच्चों के साथ फुटबॉल खेल रहा था। ये गोल! उसने किक मारी और अगले ही पल उसने गोल कर दी। ओ माय गॉश, ही इज लुकिंग हैंडसम। सर बहुत अच्छे लग रहे हैं। अक्षरा बोली, थैंक यू, पर मैं ये कमेंट उन तक नहीं पहुंचाने वाली। अदिति ने हंसते हुए कहा। कोई ना मैम, वैसे सर अब फिट है, ये देखकर हमें बहुत खुशी हो रही है। मैं बता नहीं सकती मैं कितनी खुश हूँ। अक्षरा बोली। हाँ मैम, सही बोल रही है अक्की। अब सब सही रहे, हम इसी की दुआ करेंगे। पीहू ने मुस्कुराकर कहा। थैंक यू। चलो फिर मैं अभी रखती हूँ। आप लोग सब अपना ख्याल रखना और अच्छे से काम करना। जी मैम, वो सब एक साथ बोले, जिसके बाद अदिति ने कॉल कट कर दिया और वो रुद्र की तरफ चली गई, जो उस वक्त फुटबॉल खेल रहा था। इस दौरान उन बच्चों के साथ खेलते हुए रुद्र काफी ज्यादा खुश लग रहा था। यही वजह थी कि अदिति को भी अब काफी अच्छा लग रहा था। वो चाहती थी कि वो ऐसे ही काफी खुश रहे। वो यही सब सोचते हुए रुद्र की तरफ गई। इधर जहाँ अदिति ने अब रुद्र के साथ साथ उसके बिजनेस को भी संभाल लिया था, तो वहीं दूसरी तरफ रुद्र स्पीडी रिकवर कर चुका था। वो फिजिकली अब काफी ज्यादा स्ट्रोंग लग रहा था। अदिति उस नर्स के कहे अनुसार लगातार दवाइयां दे रही थी और वो सभी दवाइयां अच्छे से उस पर असर भी कर रही थी। इस दौरान आज दोपहर को अदिति ने रुद्र के घर में उसकी दादी को भी कॉल लगाकर रुद्र की उनसे बात करवा दी थी कि यही वजह थी कि अब दादी भी काफी ज्यादा खुश हो चुकी थी, क्योंकि उन्हें रुद्र अब बिल्कुल ठीक लग रहा था। यही वजह थी कि वो अदिति की खूब तारीफें कर रही थी। नयनतारा और माया ने भी फॉर्मेलिटी के लिए रुद्र से बात की थी। उन दोनों से रुद्र और अदिति दोनों की खुशी पचाई नहीं गई थी। यही वजह थी कि माया ने बात करते ही तुरंत अपने भाई विराज को कॉल लगाकर सब कुछ बता दिया था। यही वजह थी कि अब वो फिरोज की कॉल का इंतजार कर रहा था कि क्या उसने अदिति को किडनैप करने के लिए टीम बना ली है। वो यही सब सोच रहा था, तभी अचानक से फोन बजा। उसने स्क्रीन पर देखा तो उसे पता चला फिरोज ही उसे कॉल कर रहा था।
उसने तुरंत कॉल को पिक किया और बोला, हाँ बोलो फिरोज, क्या अपडेट है? उसने सीरियस होकर पूछा। सर, टीम पूरी तरह से अब तैयार हो चुकी है, बस हम मौके की तलाश कर रहे हैं। बहुत बढ़िया, तो बस एक काम हो जाना चाहिए। हो जाएगा सर, यू डोंट वरी। बस आप तो बाकी के बचे हुए पेशों का इंतजाम करना, काम आपका आराम से हो जाएगा। वो सब हो जाएगा, पहले तुम काम तो करो, उसने खिंचते हुए कहा। जी सर, फिरोज ने इतना कहा और उसके बाद कॉल कट कर दिया। तो वहीं दूसरी तरफ विराज के चेहरे पर अब मुस्कुराहट आ गई थी। वो मुस्कुराते हुए बुदबुदाया, अब मजा आएगा मेरी तितली रानी, मैं कैसे तुम्हें अपनी इन बाहों में लेकर मसलता हूँ। 7 साल, हाँ मुझे पूरे 7 साल पुराना बदला लेना है, और यही नहीं, मुझे तुम्हें पूरी तरह से बर्बाद करना है। इधर तुम तड़पोगी तो वहीं दूसरी तरफ रुद्र तुम्हारी याद में तड़पेगा। खैर, और आखिरकार वो पागल हो जाएगा। आखिर तुम्हारा सच्चा आशिक जो ठहरा, एक बार वो पागल हो गया तो फिर उसकी जायदाद हमारी हो जाएगी, और तुम्हें तो फिर मेरे आगे झुकना ही होगा। तुम्हें तो मैं दूर, बहुत दूर अपने पास रखूंगा। आखिरकार तुम्हें भी फिर मुझसे प्यार हो जाएगा मेरी जान। फिर मैं तुम्हें सब भुला दूंगा, तुम्हें बहुत प्यार दूंगा मेरी जान, बहुत ज्यादा। उसने अदिति की तस्वीर को देखते हुए कहा। इस दौरान उसने अदिति की फोटो को उठाया और अपने सीने से लगाया। उसके बाद वो उसे चूमने लगा। तेरे ये रशीले होठ जब तक मेरे दांतों के बीच नहीं आएंगे ना, तब तक मेरा तुमसे यूं बेइंतहा प्यार करने का कोई मतलब नहीं है जाने मन। उसने इतना कहा और उसके बाद फिर से उसकी तस्वीर को चूमने लगा। इस दौरान वो अपने इरादे जता चुका था कि वो कुछ बड़ा करने वाला है। हालांकि एक बार फिर क्या वो रुद्र और अदिति की जिंदगी में भूचाल ला पाएगा, ये तो वक्त ही बताने वाला था। सुबह के करीब उस वक्त 4 बज रहे थे। अदिति और रुद्र दोनों ही एक दूसरे से लिपटे हुए सो रहे थे। इस दौरान दोनों को ही गहरी नींद आई हुई थी, तो वहीं बाहर हल्की हल्की ठंडी हवा बह रही थी। मोस्टली शादी से पहले रुद्र सुबह जल्दी उठ जाया करता था, मगर अब वो यहाँ पर जल्दी नहीं जागता है। शायद ये अदिति के साथ सोने का ही नतीजा था, जो उसका सुबह उठने का मन नहीं करता था। वो दोनों ऐसे ही सोए हुए थे कि तभी अचानक से उनके कमरे की खिड़की हवा के तेज झोंके के साथ खुली, और अगले ही पल उस हवा के तेज झोंके की वजह से टेबल पर रखी अदिति और रुद्र की फोटो फ्रेम नीचे गिर गई। कांच टूटने की आवाज से जैसे ही सुनाई दी, अदिति और रुद्र दोनों ही चौंक कर खड़े हुए। क्या हुआ? रुद्र ने अदिति की तरफ देखते हुए पूछा। तभी अदिति की नजर उस फोटो फ्रेम पर पड़ी जो नीचे गिर चुकी थी। उसे देखकर तो रुद्र का चेहरा भी उदास हो गया। अदिति उदास होकर नीचे उतरी और उसके बाद उसने फोटो फ्रेम को उठाया। उसके सामने का कांच टूट चुका था और साथ ही उन दोनों की फोटोज पर स्क्रैच भी पड़ चुके थे। वो उदास हो गई। रुद्र ने जैसे ही ये सब नोटिस किया कि अदिति सैड है, उसने अदिति से कहा, व्हाट हैपेंड? तुम उदास क्यों हो? बस ऐसे ही, कुछ खास नहीं। उसने दुखी होकर कहा, अच्छा कुछ तो सोच रही हो, वरना पहले तो तुम्हारे चेहरे पर उदासी नहीं थी। रुद्र ने उससे फिर से पूछा, वो ये फ्रेम गिर गई ना? अदिति की आंखों में आंसू आ चुके थे। आई नो तुम क्या सोच रही हो अदिति, लेकिन हमें कोई छोटी सी हवा का झोंका दूर नहीं कर सकता है। उसने फ्रेम को उसके हाथ से लिया और उसके बाद टेबल पर रख दिया। उसके बाद उसने खिड़की को बंद कर दिया। खिड़की से जब हवा आई तो टूट गई। इतना भी क्या सोच रही हो तुम? उसने अदिति से फिर से कहा, लेकिन बावजूद इसके अदिति के चेहरे पर मायूसी साफ झलक रही थी। उसने अदिति का हाथ पकड़ा और उसके बाद उसे खड़ा किया। मैं हूं ना, इतना मत सोचो, कुछ नहीं होगा। पर मुझे डर लग रहा है कि कब अब कुछ गलत ना हो जाए। कुछ गलत नहीं होगा, मैं तुम्हारे साथ हमेशा हूँ। रुद्र ने प्यार से उसे गले से लगाया और उसके बाद वो उसे अपनी गोद में उठाकर बिस्तर पर लेकर चला गया। इस दौरान अदिति अब भी काफी ज्यादा उदास लग रही थी। रुद्र ने उसके माथे पर किस किया और बोला, बाबा अब इतना क्या सोच रही हो? हवा के झोंके के साथ गिर गया होगा। हाँ मैं मानती हूँ, पर मुझे ऐसा लग रहा है मेरे कान्हा जी बताना चाह रहे हैं कि कोई तो है जो हमें साथ देखकर खुश नहीं है। उसने अपने आंसू पोंछते हुए रुद्र को गले से लगा लिया। हालांकि अब भी अदिति उसी इंसिडेंट के बारे में सोच रही थी जब वो फोटो फ्रेम नीचे गिरी थी। न जाने क्यों उसे लग रहा था जैसे नयनतारा और माया मिलकर उन दोनों को अलग करने के लिए कुछ तो प्लान कर रहे हैं। लेकिन इस दौरान अब रुद्र उसके साथ था, यही वजह थी कि उसे पहले डर तो लगा था, मगर बाद में
उसे रुद्र के गले से लगकर लेटने के बाद अच्छा लगने लगा था। इस दौरान रुद्र उसकी पीठ को बार-बार प्यार से सहला रहा था। कुछ ही देर में एक बार फिर उन दोनों को नींद आ चुकी थी। हालांकि नींद में भी अदिति के दिमाग में यह सवाल बार-बार जरूर कौंध रहा था कि आखिर भगवान उसे क्या संकेत देना चाहता है। क्या उन दोनों के बीच अब की तरह प्यार बना रहेगा? वो रुद्र को किसी भी हाल में खोना नहीं चाहती थी और यही वजह थी कि वो रुद्र के सीने से इस कदर लिपटी हुई थी कि मानो एक पल के लिए भी उसे खुद से अलग नहीं होने देगी, फिर चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए। दिन निकल आया था। दिल्ली में रुद्र के घर में चहल-पहल शुरू हो चुकी थी। आज से करीब 2 महीने पहले रुद्र के घर में माया और नयनतारा मुंबई से आई थी, लेकिन अब तक वो वापस जाने का नाम ही नहीं ले रही थी। घर के नौकर भी अब तो माया और नयनतारा की फरमाइशें सुन-सुन के तंग आ चुके थे। वो भी चाहते थे कि ये दोनों अब वापस मुंबई चली जाए तो बेहतर होगा, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा था। आखिर होता भी तो कैसे? वे दोनों रुद्र और अदिति को अलग जो करना चाहती थी, इसके लिए वो कुछ भी करने के लिए तैयार थी। खैर, अभी सुबह के 6 ही बज रहे थे। इस वजह से माया और नयनतारा अब तक नहीं उठी थी, क्योंकि कल देर रात तक वे दोनों अदिति और रुद्र को लेकर ही नयनतारा के रूम में डिस्कशन कर रही थी। हालांकि उन दोनों के अलावा घर में अब तक रूबल भी दिखाई नहीं दी थी, वरना अक्सर घर में उसकी पाजेब की खनक साफ सुनाई दी जाती थी। दादी माँ को उसके हाथ की बनी ही चाय पसंद थी, लेकिन अब तक जब उन्हें रूबल के हाथ की चाय नहीं मिली तो वो अपने बिस्तर से खड़ी होकर बाहर आई। उन्होंने रूबल को आवाज देते हुए कहा, रूबल, ओ रूबल, बेटा मेरे लिए एक कप चाय बनाकर लाओ ना। क्या हुआ, कहाँ है तू? दादी माँ बोली, लेकिन सामने से कोई जवाब नहीं आया। तभी दादी माँ की नज़र घर के एक दूसरे नौकर सुजान पर पड़ी। सुजान, वो रूबल कहाँ है बेटा? दादी माँ, मैंने भी आज उन्हें नहीं देखा। पहली चाय तो राखी बना चुकी थी हमारे लिए, इसीलिए हमने भी पी ली, लेकिन रूबल मैम का कोई पता नहीं। इसका मतलब आज वो उठी ही नहीं क्या? दादी माँ इतना बोली और उसके बाद रूबल के कमरे की तरफ गई। ये लड़की इतनी लापरवाह तो पहले कभी ना थी, तो फिर आज कैसे हो सकती है? लग रहा कोई और ही बात है। वो बड़बड़ाते हुए रूबल के रूम की तरफ गई। इस दौरान उनके चेहरे पर परेशानी भी साफ झलक रही थी। उन्होंने रूबल के दरवाजों को खोलते हुए आवाज दी, रूबल। उन्होंने जैसे ही दरवाजा खोलकर देखा, रूबल बिस्तर पर बिना कंबल को ओढ़े ही सोई हुई थी। इस दौरान वो जल्दी से कदम बढ़ाकर उसकी तरफ गई। उन्होंने जैसे ही उसके माथे पर हाथ लगाया, वो जोर से बोली, रूबल, ये क्या हो गया बेटा? तुम्हें तो इतनी जोर की बुखार है। रूबल, वो उसे हिलाते हुए बोली तो अचानक से रूबल की आंखें खुल गई। वो बुरी तरह से इस दौरान कांप रही थी। सुजान, जल्दी से ऊपर आओ। सुजान, उन्होंने जैसे ही कहा, सुजान दौड़ता हुआ ऊपर की तरफ गया। क्या हुआ बेटा, उठो। तुम्हारी तबीयत अगर खराब थी तो तुम बता नहीं सकती थी क्या? उन्होंने रूबल को उठाने की कोशिश की। तभी रूबल कांपते हुए बोली, वो मेरा सिर दर्द कर रहा है। सुजान, कहाँ मर गया? जल्दी से डॉक्टर को बुलाओ। दादी ने आवाज दी तो वो दौड़ता हुआ रूम के अंदर आया। रूबल की कंडीशन देखकर वो भी काफी ज्यादा घबरा गया था। हालांकि उसे पता नहीं था कि आखिर रूबल की इस तरह की कंडीशन भला कैसे हो गई। वो काफी वीक और परेशान सी लग रही थी। इसके पीछे की वजह कुछ और नहीं, बल्कि उसे रुद्र से इतना गहराई से प्यार हो जाना था। वो कल देर रात तक रुद्र के बारे में ही सोच रही थी। इस दौरान वो भगवान को भी कोस रही थी कि जब उसे रुद्र का बनाना ही नहीं था, तो फिर क्यों रुद्र को उसकी जिंदगी में लेकर आए, और अगर लेकर आए तो फिर प्यार को क्यों होने दिया। यही सब सोचते सोचते वो ऐसे ही बैठी रही। देर रात तक जागने के बाद वो काफी ज्यादा थक गई थी। इस दौरान उसका सिर दर्द भी करने लगा था। फाइनली उसे बिना रजाई ओढ़े ही नींद आ गई थी, और फिर ठंड की वजह से कब उसे बुखार चढ़ गया उसे एहसास ही नहीं हुआ था। लेकिन उसे कुछ होता उससे पहले ही दादी माँ ने उसे संभाल लिया था। डॉक्टर आ चुका था और उसने इस दौरान उसे दवाई दे दी थी। हालांकि उसे अब ठीक होने में 2-4 दिन का तो वक्त लगना ही था। जल्दी से आओ महारानी, वक्त मत जाया करो। रुद्र अदिति से बोलकर घर से बाहर निकला। आज आपको क्या सूझ रहा है? आखिर कहाँ लेकर चल रहे हैं मुझे? सरप्राइज बेबी, तुम मेरे साथ चलो। रुद्र ने अपने कोट को पहनते हुए कहा, और उसके बाद वो गाड़ी की चाबी लेकर घर से बाहर आ गया। इस दौरान अदिति बेडरूम में थी। वो अपना जैकेट पहन रही थी। आओ मोहतरमा, अब इंतजार नहीं होता है यार, रुद्र ने बाहर से आवाज दी। इस दौरान उसके चेहरे पर मुस्कुराहट थी। वो जींस पैंट और लेदर कोट में बेहद हैंडसम लग रहा था। साथ ही इस दौरान उसने अपनी ब्लाउज जैकेट के मैचिंग के ब्राउन शूज भी
पहन रखे थे। इस दौरान उसने गाड़ी का दरवाज़ा अनलॉक किया और उसके बाद गाड़ी को स्टार्ट कर दिया। कार की विंडशील्ड पर बर्फ जम रखी थी, यही वजह थी कि उसने एक कपड़े से उस बर्फ को हटा दिया। हाँ बोलो, अब कहाँ लेकर जा रहे हैं आप मुझे? अदिति ने घर से बाहर आते हुए कहा। आज उसने बाहर जाने के लिए रुद्र की ही तरह ब्लू जींस, व्हाइट टॉप, लॉन्ग जैकेट और विंटर कैप पहन रखी थी। साथ में उसने घुटनों तक के लंबे शूज पहन रखे थे ताकि बाहर स्नो में चलने के दौरान उसे दिक्कत ना हो। जींस पैंट और लॉन्ग जैकेट पहनने के बावजूद भी अदिति बेहद सुंदर लग रही थी। खुले बाल और काले रंग के गॉगल्स में भी वो कहर ढाने वाले लुक में थी। रुद्र ने कार साफ करने के बाद जैसे ही अदिति की तरफ देखा तो एक पल के लिए वो उसकी सुंदरता को देखते ही रह गया। वाओ, लुकिंग ब्यूटीफुल, आज तो तुम कतई जहर लग रही हो। वो हंसते हुए बोला। मजाक ना बनाओ मेरा, आई समझ और चुपचाप बताओ मुझे कहाँ लेकर जा रहे हैं आप? बोला तो है सरप्राइज है। रुद्र ने उसके हाथ को पकड़कर अपनी तरफ खींचा, जिसके बाद वो उसके सीने से जाकर सीधे टकराई। उसके बाद उसने उसके माथे पर किस किया और बोला, चलो आओ महारानी जी विराजमान हो। आज आखिर आपको हो क्या गया है जो आप इस तरह की बातें कर रहे हैं? उसने आंखें दिखाते हुए कहा। क्योंकि तुम आज सच में किसी महारानी की जैसे ही लग रही हो मेरी जान। रुद्र ने प्यार से उसके गाल पर किस किया और उसके बाद उसने उसे बैठ जाने का इशारा किया। आज रुद्र जिस तरह से उसके साथ प्यार से पेश आ रहा था, उससे अदिति काफी खुश नजर आ रही थी। हालांकि सुबह फोटो फ्रेम के गिर जाने वाला इंसिडेंट अब भी उसके दिमाग में रह रहकर याद आ रहा था, लेकिन जिस तरह से रुद्र ने उसे ट्रीट किया था उसकी वजह से अब उसके चेहरे पर स्माइल थी। अगले ही पल रुद्र ने गाड़ी को घर से बाहर निकाला और अदिति के कहे बिना ही उसने खुद ही उतरकर मेन गेट को भी बंद कर दिया। ये सब देखकर उसे रियलाइज हो रहा था कि रुद्र के ठीक होने पर वो कितना केयरिंग है, उसका कितना ख्याल रखता है। आज वो अच्छे से जानता था कि वो उस इंसिडेंट की वजह से काफ़ी ज़्यादा परेशान होगी और यही वजह थी कि रुद्र उसे मनाली लेकर जाने के बारे में सोच रहा था। कुछ ही देर में वो गाँव से बाहर आ गए थे। ऊंचे-ऊंचे बर्फ से ढके पहाड़ उस वक्त हद से भी ज़्यादा खूबसूरत लग रहे थे। अदिति एक पल के लिए रुद्र की ओर देख रही थी तो वहीं दूसरे ही पल उन पहाड़ों की तरफ देख रही थी। उसने आज सही मायने में उन पहाड़ों को देखने का लुत्फ़ उठाया था। वरना उस दिन जब वो रुद्र को लेकर आई थी तब वो काफ़ी ज़्यादा परेशान थी। उसे तो इस बात का डर लग रहा था कि क्या वो रुद्र को ठीक कर पाएगी, लेकिन आज देखो वो 1 हफ्ते में ही काफ़ी ज़्यादा ठीक हो गया था। हालाँकि उसने रुद्र को ऑफ़िस और बाकी के कामों से छुट्टी दे रखी थी। रुद्र को यूँ गाड़ी चलाते हुए देखकर अदिति की आँखों में आँसू झलक पड़े थे। यही वजह थी कि वो अगले ही पल रुद्र की तरफ खिसकी। उसने अपने हाथ को रुद्र की बैग की तरफ से निकाला और उसके बाद उसे हग कर लिया। वो उसके कंधे को चूमते हुए बोली, आई लव यू, आप ठीक हो गए हैं। ये जानकर मैं बता नहीं सकती मैं कितनी खुश हूँ, उसने प्यार से कहा। आई नो तुम बहुत खुश हो अदिति, लेकिन मैं तुम्हारी ये खुशी और ज़्यादा बढ़ा देना चाहता हूँ। रुद्र ने अदिति के गाल को सहलाते हुए कहा। उसके बाद गाड़ी की स्पीड को बढ़ा दिया। वो जल्द से जल्द मनाली पहुँच जाना चाहता था। इधर दूसरी तरफ मनाली के एक होटल की पार्किंग अलॉट में एक टूरिस्ट बस आकर रुकी। सुबह-सुबह वहां भयंकर ठंड पड़ रही थी। यही वजह थी कि बस के रुकने के बाद भी उस टूरिस्ट बस में से कोई नहीं उतरा था, क्योंकि अंदर सभी लोग पहले गर्म कपड़े पहन रहे थे। साराव, जो कि कॉलेज प्रोफेसर था, वो अपनी स्टूडेंट शांभवी के पास से खड़ा हुआ और अपनी जैकेट पहनी। इस दौरान शांभवी रात भर उसके कंधे पर ही सिर टिकाकर लेटी रही थी। ठीक उनकी ही तरह बस में बाकी के स्टूडेंट भी आराम कर रहे थे। हालांकि जैसे ही बस रुक गई, उसके बाद सब खड़े होकर जल्दी-जल्दी कपड़े पहनने लगे। आयशा, बाहर जाने से पहले सब लोग कपड़े अच्छे से पहन लेना। बाहर का टेम्परेचर बहुत ठंडा है, उसने आयशा से जैसे ही कहा, आयशा की खुशी का ठिकाना न रहा। आखिर उनसे उससे अपना ख्याल रखने को जो बोला था। जी सर, वो एक बेहद प्यारी मुस्कुराहट मुस्कुराते हुए बोली। इधर इस दौरान सांभवी भी जूते पहन रही थी। उसने सुबह उठते वक्त जब अपने ऊपर कंबल देखा तो उसे पता चला ये कंबल तो उसने ओढ़ा ही नहीं था। तभी उसने अपने बगल में साराव को देखा तो वो तुरंत समझ गई थी कि उसने ही उसे कंबल ओढ़ाया था और उसे ये एहसास तक नहीं हुआ था कि वो साराव के कंधे पर सिर टिकाकर सो रही थी। ये साराव सुर इतने बुरे भी नहीं है जितना बुरा मैं इनको समझती हूँ। शांभवी मुस्कुराकर बुदबुदाई। इस दौरान उसने अपने फोन को देखा तो अभी सुबह के 7 बज रहे थे।
उनकी गाड़ी थोड़ी देर से मनाली पहुंची थी क्योंकि शिमला से निकलने के बाद रास्ते भर में काफी ज्यादा स्नोफॉल हुई थी। उसे यूं मुस्कुराते हुए देखकर साराओ बोला, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। वो हल्के से मुस्कुराते हुए बोली, गुड मॉर्निंग की बच्ची, केप को अच्छे से लगाओ। साराओ ने उसकी केप को सही करते हुए कहा, मुझे आता है पहनना, बच्ची नहीं हूं मैं। उसने मुंह बनाते हुए कैप पहन ली। तभी आगे से किरण मैम की आवाज आई, साराओ जी। जी मैम, वो आगे आइए। दरअसल मुझे जानना था कि हमारा शेड्यूल क्या होगा। शेड्यूल शेड्यूल तो मैम यही रहेगा कि अभी हम होटल जाकर आराम करेंगे, फ्रेश होकर फिर ब्रेकफास्ट, और उसके बाद दोपहर तक हम हिडिंबा माता मंदिर में सबसे पहले दर्शन करेंगे। उसके बाद अगले दिन देखेंगे कि कहाँ जाना है। उसने मुस्कुराकर कहा, ओके, फिर हम ऐसा ही करते हैं, किरण मैम बोली। और उसके बाद वो सब एक एक करके बस से उतरने लगे। इधर जहां एक तरफ साराव और बाकी के लोग पहुंच गए, वहीं दूसरी तरफ फिरोज और उसके आदमी भी मनाली पहुंच चुके थे। उसने रुद्र और अदिति दोनों की पहले से ही रेकी कर ली थी कि वे दोनों मनाली आने वाले हैं, और यही वजह थी कि उनके आने से पहले ही वो लोग घात लगाए हुए वहां उन दोनों का इंतजार कर रहे थे। सुबह के करीब 9 बज रहे थे उस वक्त जब रुद्र ने अपनी कार के स्टीयरिंग को एक अम्यूजमेंट पार्क की तरफ मोड़ दिया। अदिति ने जैसे ही देखा कि वो किसी अम्यूजमेंट पार्क की तरफ जा रहा है तो फिर उसने उससे पूछा, आज वैसे आपका इरादा क्या है? तुम चुपचाप बैठी नहीं रह सकती क्या? मैं तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करना चाहता हूँ, उसने मुस्कुराकर जवाब दिया। अच्छा, फिर घर पर किसी और के साथ टाइम स्पेंड कर रहे थे क्या आप? उसने अजीब सा मुंह बनाते हुए कहा, अरे आई मीन तुम्हारे साथ घूमना चाहता था। रुद्र ने उसकी आंखों में देखते हुए कार को अम्यूजमेंट पार्क के बाहर की तरफ स्थित एक पार्किंग अलॉट में ले जाकर खड़ा किया। अदिति ने कार की खिड़की को खोला और नीचे उतर गई। इस दौरान उसने देखा, बाहर से भी पार्क बहुत खूबसूरत था। उसके चेहरे पर उसकी खूबसूरती देखकर मुस्कुराहट आ गई थी। यही वजह थी कि वो पार्क के अंदर जाने का इंतजार कर रही थी। उसने एक पल पीछे की तरफ मुड़कर देखा तो रुद्र भी कार से नीचे उतर गया था। उसने चलकर अदिति का हाथ पकड़ लिया और टिकट लेने के लिए काउंटर की तरफ बढ़ा। चलो पत्नी साहिबा, वो मुस्कुराकर बोला तो अदिति के चेहरे पर मुस्कुराहट दौड़ पड़ी। उसने एक पल के लिए रुद्र की तरफ देखा तो उसे यकीन ही नहीं हुआ कि ये वही रुद्र है जो आज से कुछ दिन पहले ही उससे बदला लेने का तरीका ढूंढा करता था। यही नहीं, उसको बुरा भला कहने भी उसने कोई कसर नहीं छोड़ी थी, और अब वो पहले से ही ज़्यादा स्वीट हो गया था और उससे बहुत प्यार करने लगा था। वो उसके बारे में ही सोच रही थी कि तभी रुद्र बोला, मैं टिकट लेकर आ रहा हूँ, तुम अंदर चलो तब तक। अदिति इतना बोली और उसके बाद वो पार्क के अंदर चली गई। उसने जैसे ही पार्क के अंदर इंटर किया तो उसे पता चला आज पार्क में बहुत ज्यादा लोग नहीं आए हुए थे। हालांकि एक स्कूल के बच्चे जरूर इधर उधर घूम रहे थे। वो पार्क के पहले ही सेक्शन में जहाँ कई सारे पेड़ पौधे एक कतार में लगे हुए थे उसकी तरफ बढ़ी। पार्क हद से भी ज्यादा खूबसूरत लग रहा था। कई सारे फूल पौधे लगे हुए थे जिनमें खूबसूरत फूल खिले हुए थे। अदिति के चेहरे पर इतने खूबसूरत पार्क को देखकर मुस्कुराहट आ गई। इस दौरान उसकी नजर पेड़ों के पीछे से झांकती बर्फ से ढकी पहाड़ियों पर पड़ी तो अनायास ही उसका मन किया कि वो झूम उठे। उसके चेहरे पर खिली मुस्कुराहट को देखकर ये कहना गलत नहीं होगा कि वहां पार्क में उससे ज्यादा खूबसूरत लड़की कोई और नहीं थी। वो उस पल कितनी खुश थी इसका उसे अंदाजा नहीं था। इस दौरान थोड़ा आगे बढ़ने पर उसकी नजर स्कूल यूनिफॉर्म में पार्क में बैठे बच्चों के एक ग्रुप पर पड़ी जहाँ 3 लड़कियों के साथ एक लड़का बातें कर रहा था। वो करीब 14 से 15 साल का लग रहा था। उसने अपनी बगल वाली लड़की से कहा, ए श्रेया, क्या तू मेरी गर्लफ्रेंड बनेगी? उसने जैसे ही अपनी बगल में बैठी अपनी क्लासमेट से पूछा, श्रेया की बोहें तन गई। उसने गुस्से में तमतमाते हुए कहा, जस्ट सेटअप अद्विक, बड़ा आया गर्लफ्रेंड वाला। अपनी शक्ल आईने में देखकर आ पहले, उसके बाद तुम्हें खुद पता चल जाएगा कि तू मेरे स्टूडेंट का है भी या नहीं। अच्छा कृति, तू बन जाएगी क्या? उसने दूसरी लड़की से पूछा। अबे, तू गर्लफ्रेंड बनाने निकला है या फिर थोक के भाव परचून का सामान खरीदने? फीलिंग्स नाम की भी तो कोई चीज होती होगी ना। ऊपर से तू आए दिन 10 लड़कियों को प्रपोज करता रहता है। मैं ना बन रही तुम्हारी गर्लफ्रेंड। गर्लफ्रेंड की बात तो दूर, मैं तो तुम्हारी दोस्त भी ना बनूं। उसने मुंह बनाते हुए कहा, अबे यार, क्या कमी है मुझ में? उस राकेश से तो न जाने कितना हैंडसम हूं मैं, फिर भी तुम सब लड़कियां उसके पीछे पड़ी रहती हो, इतने भी नखरे करने। राकेश, तुम्हें पता भी है वो कैसा है? वो तुम्हारी तरह नहीं है, वो सबको रिस्पेक्ट देता है। यही नहीं, उसकी लाइफ में कोई लड़की नहीं है।
और वो तेरी तरह ऐसी गर्लफ्रेंड बन जाओ ठीक। भड़क उठी। मेरे जैसे ऑफर्स हर किसी लड़की से बांटता नहीं फिरता। आई समझ, बड़ा आया, दिमाग खराब ना करो हमारा, अभी जाओ यहाँ से वरना छितर पड़ेंगे। ओके, तुम लोगों को मैं अभी दिखाता हूँ, देखना मेरी गर्लफ्रेंड अब तुम सबसे ज्यादा सुंदर होगी। आई समझ, उसने इधर उधर नजर दौड़ाते हुए कहा, अब्बे ऐसे गर्लफ्रेंड किसी पेड़ के लगे हुए आम जैसे थोड़ी है जो तू तोड़ लाएगा। बड़ा आया, जा पटाखे दिखा फिर मिलना। कृति ने मुंह बनाते हुए कहा, हाँ जा रहा हूँ, अभी देखो तुम लोग मेरा जलवा। उसने अदिति को देखते हुए कहा जो उनकी तरफ ही आ रही थी। इस दौरान वो एक पल के लिए पीछे की तरफ मुड़ी। उसे रुद्र कहीं नजर नहीं आ रहा था। यही वजह थी कि उसने कुछ देर उन बच्चों से बात करने का सोचा था। वो आगे बढ़ने ही वाली थी कि तभी अद्विक दौड़ता हुआ उसकी तरफ आया और सीधे अदिति के आगे घुटनों के बल बैठ गया। उसने अपने हाथ के पीछे लिए हुए गुलाब के फूल को आगे की तरफ किया और उसके बाद मुस्कुराकर बोला, हे ब्यूटीफुल गर्ल, क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी? आई मीन मेरी वैलेंटाइन। वो क्या है ना, अभी वैलेंटाइंस डे आया तो नहीं है, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें एडवांस में विश कर रहा हूँ। प्लीज यार मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओ तुम। मुझे उन सबको दिखाना है कि मेरी कितनी सुंदर लड़की गर्लफ्रेंड है। वो लड़कियां तुम्हारी ब्यूटी के आगे देखना जल भून जाएगी। प्लीज बन जाओ ना। उसकी बात सुनकर अदिति के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। तभी वो सामने से मुस्कुराया। तुम हंस रही हो? मतलब हंसी तो फंसी, उसने मुस्कुराकर कहा। कृति देखना, आज इस लड़के के पक्का छीतर पड़ेंगे। हम तो फिर भी इसे अपना क्लासमेट समझकर छोड़ देती थी, लेकिन आज इसका किसी बड़े से ही पाला पड़ेगा देखना। हाँ मुझे भी लग रहा है, कृति ने उसकी तरफ देखते हुए कहा। तभी उसकी नजर पीछे से आते हुए रुद्र पर पड़ी। वो दिखने में उस वक्त बेहद हैंडसम लग रहा था। उसकी हाइट और फिजिक भी कमाल की थी। बाबा, लो ये तो अब तो गया पक्का। लग रहा है ये लड़की उस लड़के की गर्लफ्रेंड है। शक्ल से ही खड़ूस लग रहा है। हे भगवान जी, इस लड़के का क्या होगा अब? कृति बोली, मुझे बॉयफ्रेंड बना लो ना प्लीज। से यश, उसने अपना चेहरा मासूम सा बनाते हुए कहा। यह शब्द देखकर अदिति के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई थी। तभी अदिति के जस्ट पीछे रुद्र आकर खड़ा हो गया। प्लीज यश ना बोलो आई लव यू अद्विक। बस जोर से बोल दो, फिर देखना कितना अच्छा लगेगा मुझे। अद्विक ने फिर कहा, अच्छा तुम किससे आई लव यू बुलवाना चाहते हो? रुद्र की भौहें तन गई। वो ये मुझे प्रपोज कर रहा था कि मैं इसकी गर्लफ्रेंड बन जाऊं। अदिति ने मुस्कुराकर उसकी तरफ देखा। हाँ बन जाओ ना, और तुम कौन हो जो बीच में आ गए? ही इज माई हबी। अगर मुझे गर्लफ्रेंड बनाना है तो पहले इनसे पूछना होगा। अदिति ने हंसते हुए जैसे ही कहा। रुद्र की गुस्से के मारे भौहें तन गई। ये देखकर अदिति को बहुत अच्छा लग रहा था। वो अच्छे से जानती थी कि वो उसको लेकर कितना पजेसिव है, फिर चाहे सामने लड़का कितना भी छोटा क्यों ना हो। वो इस बात को कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता था कि अदिति उसके साथ स्माइल करके भी बात करे। प्लीज बना लो ना, मुझे अपना बॉयफ्रेंड बना लो। तुम हो कौन है? रुद्र इस बार भड़क गया। उसने अदिति का हाथ पकड़ा और उसके बाद अपने पीछे कर लिया और वो खुद आगे आ गया। अद्विक उसकी गुस्से से भरी आवाज सुनकर एक पल के लिए चौंक गया। यही वजह थी कि उसने हिम्मत करके अद्विक, जिसने पहले अपनी नजरों को नीचे की तरफ कर रखा था, तभी वो उसके जूतों से होता हुआ ऊपर की तरफ देखने लगा। इस दौरान उसे एहसास हुआ कि वो बहुत लंबा है। उसे यूं देखकर वो बड़बड़ाया, अब आप कौन हो? मैं इसका हबी। तुम कौन हो? लेट मी क्लियर, पर आपसे बात करने के लिए मुझे सीढ़ी की जरूरत पड़ेगी ना, है ना माई ड्रीम गर्ल? उसने मुस्कुराकर अदिति से जैसे ही कहा। अदिति हंस पड़ी। यू आर सो फनी। इसमें क्या फनी है? ये मेरे ही सामने तुमसे फ्लर्ट कर रहा है। ए छोटे लाल, यहीं से उठाकर फेंकूंगा कि पता नहीं चलेगा कहाँ गया तू। भैया प्लीज ऐसा ना करो ना मेरे साथ, वो इज्जत का सवाल है। वो जो मेरी क्लासमेट है ना, श्रेया और कृति, उन्होंने मुझे मेरी गर्लफ्रेंड बनने से इनकार कर दिया है। यही नहीं, फिर जब मैंने कहा कि मैं उनसे ज्यादा सुंदर लड़की पटाकर दिखाऊंगा, तो वो मुझ पर हंसती हुई बोली कि जाकर पटाकर दिखा कोई सुंदर सी लड़की, हम भी देखे। यही वजह थी कि मेरी नजर इस लड़की पर पड़ी। व्हाट इज योर नेम ड्रीम गर्ल? उसने फिर से मुस्कुराकर पूछा। देखो, अब तुम हद से ज्यादा आगे बढ़ रहे हो। ये मेरी बीवी है, इसलिए रिस्पेक्ट के साथ बात करो। अरे भाई, रिस्पेक्ट तो दे रहा हूं ना, बस थोड़ी सी देर के लिए इन्हें मेरे साथ मेरी गर्लफ्रेंड बनाकर भेज दो प्लीज।
तेरा दिमाग खराब है क्या, कुछ भी बोल रहा है? तू बच्चा है इसीलिए मैं सीरियस नहीं ले रहा हूँ, वरना। रुद्र ने इस बार अपने दाँतों को पीसते हुए कहा तो अदिति के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। आप भी ना इतना गुस्सा क्यों कर रहे हैं? अरे बच्चा है ये, तो बच्चे की हर इच्छा पूरी कर दी जाए क्या? तुम जाओ चुपचाप यहाँ से, वरना मेरी सटक जाएगी। अच्छा, कोई ना, बस ये मेरा रोज एक्सेप्ट कर लेगी तो भी मेरा भला हो जाएगा। फिर मैं अपनी दोस्तों से कह सकूंगा कि देखो इतनी सुंदर लड़की ने मेरा रोज एक्सेप्ट कर लिया। उसने मुस्कुराकर कहा, हाँ, ले लेगी रोज, लेकिन इसको दीदी बोलकर दोगे तुम रोज। आई समझ। रुद्र ने आंखें दिखाई। भैया ऐसा ना करो ना प्लीज, बस एक बार गर्लफ्रेंड बुलवाने दो और मेरे चिक्स पर एक छोटा सा किस, बस कल्याण हो जाएगा मेरा। जस्ट सेटअप, कोई डिमांड पूरी नहीं होगी तुम्हारी। तुम जाओ, किस करवाएगा बड़ा आया। अच्छा दीदी समझ कर दे रहा हूँ, लेकिन किस करना होगा। अबे तुम हो कौन? मेरी वाइफ है, मैं चाहूँ तो इसको किस करने और फूल दिलवाने की इजाजत दे सकता हूँ और ना चाहूँ तो नहीं। तुम इस तरह से बोलने वाले कौन होते हो? रुद्र ने जैसे ही आंखें दिखाई तो वो मुस्कुराकर बोला, भैया प्लीज ना, रिक्वेस्ट नाम की भी तो कोई चीज होती होगी। दी यार, कर लो ना किश और ये फूल ले लो, इस बहाने मेरी रेपुटेशन बढ़ जाएगी। उसने मुस्कुराकर कहा, ठीक है लाओ। अदिति ने मुस्कुराकर कहा तो वो एक पल के लिए घुटनों के बल बैठ गया। रुद्र का भेजा गर्म हो रखा था। उसे अब अदिति पर भी गुस्सा आ रहा था, तो वहीं अदिति मन ही मन उसके इस रिएक्शन से खुश हो रखी थी। अद्विक ने पहले उसको फूल दिया तो श्रेया बोली, अबे ये चिरकुट तो बड़ा तेज निकला यार। उस लड़की ने तो सच में उससे फूल ले लिया। ओ माय गॉड, अब देखो किस भी कर लिया। हे भगवान, क्या क्या देखना पड़ रहा है। वो ये शब्द देखकर बड़बड़ाई। अदिति ने जैसे ही उसके किस कर लिया, रुद्र का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच चुका था। यही वजह थी कि वो अदिति से बिना बोले ही वापस मुड़ गया। अरे ये क्या, आप कहाँ जा रहे हैं? अदिति उसके पीछे दौड़ी तो वहीं दूसरी तरफ किस मिलने के बाद अद्विक की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। हालांकि रुद्र अब काफी ज्यादा भड़क गया था। ये अदिति भी समझ चुकी थी, यही वजह थी कि वो उसके पीछे दौड़ती हुई गई। अरे रुको ना आप। मैं क्यों रुकूं? वैसे भी तुम्हें उसे किस करना था ना, तो कर लो जाकर। रुद्र ने गाड़ी का दरवाजा खोलते हुए कहा, आई एम सॉरी ना, प्लीज मान जाओ। वो मुझे बहुत क्यूट लग रहा था, इसलिए उसकी विश पूरी कर दी मैंने। कितना स्वीट बोल रहा था और मजाकिया भी तो देखो कितना था। हाँ तो अब आगे से कोई भी तुमसे स्वीटली बात करेगा तो तुम उसकी हर इच्छा पूरी कर दोगी ना? उसने मुंह बनाते हुए गाड़ी को स्टार्ट किया। अरे आप भी ना इतना नाराज मत हो ना, मुझे आपका पजेशिव नेचर बहुत भाता है, इसलिए मैं तो तंग कर रही थी आपको। सॉरी। और अभी आप कहाँ जा रहे हैं? आप तो मुझे पार्क में लेकर जाने वाले थे। हाँ पर अब नहीं। अगर तुम्हें घूमना है तो अकेली चली जाओ, अगर कंपनी चाहिए तो उस लड़के की ले लो। रुद्र ने आंखें दिखाते हुए गाड़ी को पार्किंग लॉट से निकाल लिया। आप ना अब गुस्सा कर रहे हैं फालतू में, प्लीज मान जाओ। मैं नहीं मान रहा हूँ, और हाँ, आज के बाद मैं कहीं नहीं जाऊंगा तुम्हारे साथ। मैंने मन बना लिया है अब। रुद्र ने गाड़ी को एक साइड में पार्क करते हुए कहा, प्लीज ना मान जाओ पतिदेव, आगे से ऐसी कोई गलती नहीं करूंगी मैं। उसने रुद्र के गाल पर किस करते हुए कहा, जाओ, मुझे कोई बात नहीं करनी। अरे वो बच्चा था तो कर लिया ना किस, आप तो बच्चों की तरह रूठ गए हैं। खैर मैं मना लूंगी आपको, ऐसे थोड़े ही ना आपको नाराज होने दूंगी मैं। अदिति ने रुद्र के चेहरे को अपने हाथों के बीच में लिया और उसके बाद वो उसके गाल पर किस करती है। प्लीज मान जाओ ना, चलो वापस उस पार्क में, अब ऐसा कुछ नहीं करूंगी। अदिति ने उसे गले से लगा लिया, जिसके बाद रुद्र का गुस्सा छूमंतर हो गया। प्रॉमिस करो आगे से कभी ऐसी कोई हरकत नहीं करोगी, यू नो मुझे कितना बुरा लगता है। रुद्र ने उसकी आंखों में गुस्से से देखते हुए कहा, आई प्रॉमिस आगे से ऐसा कुछ भी नहीं करूंगी। अब मत रूठो और पार्क में चलो। नहीं, अब मेरा मन नहीं है, हम कहीं और चलते हैं। रुद्र ने झुंझलाते हुए कहा, हे भगवान, आप एक बच्चे की बातों का बुरा मान गए, चलो भी अब। अदिति ने प्यार से कहा तो रुद्र ने एक बार फिर गाड़ी को स्टार्ट किया और उसके बाद पार्किंग अलॉट में ले जाकर गाड़ी को खड़ी कर दी। इस दौरान अदिति को मन ही मन बहुत अच्छा लग रहा था कि रुद्र उसके थोड़े से भी प्यार को किसी के साथ शेयर नहीं कर सकता है, और उसकी यही पजेशिव उसे भाती थी। चलो अब। उसने प्यार से रुद्र का हाथ पकड़ा और उसके बाद वो पार्क के अंदर उसे लेकर जाने लगी। इस बार उसने रुद्र का हाथ एक पल के लिए भी नहीं छोड़ा था। यही वजह थी कि अब रुद्र को भी काफी ज्यादा अच्छा लग रहा था, तो वहीं अदिति अब प्यार से उसकी तरफ एकटक देखे जा रही थी।
इस दौरान वो पार्क में आगे बढ़ते हुए कई सारी चीज़ों को देखते हैं। वो बेहद खूबसूरत पार्क था, जहाँ एक तरफ से दोनों पार्क में घूमने का मज़ा ले रहे थे, तो वहीं दूसरी तरफ फिरोज़ और उसके आदमी पार्क में उन दोनों को एक साथ घूमते हुए देख रहे थे। तभी उनसे कुछ दूर खड़े फिरोज़ के पास फिराज का फ़ोन आया। फिराज से बात करने के लिए वो एक छोटे से पेड़ के पीछे छिप गया। उसके बाद उसने कॉल पिक किया। हेलो सर। हेलो फिरोज़, वहाँ का माहौल कैसा है? सब ठीक है ना? वो दोनों तुम्हें दिखाई दे गए ना? हाँ सर, बिल्कुल दिखाई दे गए हैं। यू डोंट वरी, बस हम मौके की तलाश में हैं। जैसे ही हमें मौका मिलेगा हम अदिति को किडनैप कर लेंगे। उसने रुद्र और अदिति को घूरकर देखते हुए कहा। गुड, बस आज का मौका नहीं चूकना है तुम लोगों को। ओके ओके सर। फिरोज ने इतना कहा और विराज का कॉल कट कर दिया और उन दोनों पर नजर बनाए रखने लगा। दोपहर हो चुकी थी। अदिति और रुद्र दोनों में पार्क में करीब 3 घंटे बिताए। इस दौरान वे दोनों बेहद खुश थे। उन्होंने उन बच्चों के साथ भी वक्त बिताया जहाँ पर अद्विक ने उन सबका खूब मनोरंजन किया। श्रेया भी इस दौरान उन दोनों से अच्छे से बात कर रही थी। वहाँ वक्त बिताने के बाद रुद्र उसे हिडिंबा माता मंदिर की तरफ लेकर आ गया। जहाँ एक तरफ रुद्र और अदिति दोनों हिडिंबा माता मंदिर पहुँच गए थे, तो वहीं दूसरी तरफ शारव और सांभवी भी हिडिंबा माता मंदिर पहुँच गए थे। सारव जहाँ उस वक्त किरणमैन से बात कर रहा था कि आगे उन्हें कहाँ जाना है, वहीं दूसरी तरफ उस वक्त सांभवी काफी ज्यादा उदास नजर आ रही थी, मानो वो अब वहां आने के बाद उतनी खुश नहीं है। हालांकि इसके पीछे का रीजन क्या था ये सारव को भी नहीं पता था। लो अब उतरो, हम पहले मंदिर के अंदर चलते हैं। रुद्र ने गाड़ी को वहां पार्क करते हुए कहा। इस दौरान गाड़ी को पार्किंग लॉट में पार्क कर लेने के बाद वो दोनों मंदिर की तरफ बढ़े, तो वहीं पीछे से फिरोज और उसके साथी भी मोटरसाइकिल के साथ उस तरफ आ गए थे। इस दौरान एक ब्लैक कलर की बिना नंबरों की स्कॉर्पियो हिडिंबा माता मंदिर से कुछ दूर जंगल की तरफ खड़ी थी। यानी अदिति को किडनैप करने के बाद वो उसी स्कॉर्पियो में उसे अगवा करके लेकर जाने वाले थे। हालांकि क्या वो रुद्र के होते हुए अदिति को किडनैप कर सकेंगे, ये एक बड़ा सवाल था। आखिर क्या फिरोज और उसके आदमी अदिति को किडनैप कर सकेंगे? जानने के लिए इस कहानी का अगला भाग जरूर देखें, जो बहुत जल्द ही इस चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। धन्यवाद।